हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप सो यू आर गाइस डूइंग वेल। तो क्या करने वाले अपन इस वीडियो में? इस वीडियो में अपना जो सी एंटर है उसमें जो अपना सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका चैप्टर नंबर 5 कैपिटल स्ट्रक्चर यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, चूंकि अपने एग्जाम आने वाले हैं तो अपन ट्राई करेंगे ये वाला चैप्टर अपना पूरा यहाँ पे कंप्लीट जल्दी से हो जाए। तो इस वाले चैप्टर में पहले अपन सारे कंसेप्ट को देखेंगे, कंसेप्ट देखने के बाद अपन सारे इलस्ट्रेशन फिर क्वेश्चंस को भी यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने ये अपना चैप्टर है, अपना चैप्टर नंबर 5 फाइनेंसिंग डिसीजन कैपिटल स्ट्रक्चर का। तो देखिए मैंने इस चैप्टर को अपने 3 पोर्शन में डिवाइड करके रखा है। इन 3 पोर्शन के अंदर अपना पूरा यहाँ पे पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे पोर्शन ए, पोर्शन बी और पोर्शन सी, इसमें अपने सारे इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। एक पहले अपन इन सारे कंसेप्ट का ओवरव्यू ले लेंगे, फिर अपन यहाँ पे इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आपको पता रहे, मतलब कंसेप्ट के बारे में थोड़ा नॉलेज रहे। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने पोर्शन ए में सारे कंसेप्ट लिखे हैं और उसकी साइड में ही अपने इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन का रेफरेंस देके रखा है कि ये वाला कंसेप्ट इस वाले इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन में यहाँ पे अपना यूज हुआ है। ऐसे ही पोर्शन बी में अपन को कुछ थ्योरीज पढ़ना है, यहाँ पे जो 4 थ्योरीज है, और पोर्शन सी में एक आर्बिट्रेज मेथड है, वो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करें अपना यहाँ पे चैप्टर। देखिए सबसे पहले अपन चलते हैं पोर्शन ए की तरफ। तो अपन को क्या क्या पढ़ना है? 6 टॉपिक यहाँ पे पढ़ना है। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, कंसेप्ट ऑफ ईडीआईटी, इंडिफरेंस पॉइंट, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, WACC मतलब वर्किंग एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, मतलब सॉरी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेथड अपन को यहाँ पे पढ़नी है। देखिए सबसे पहले अपन पढ़ते हैं यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर। तो क्या होता है कैपिटल स्ट्रक्चर? ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब होता है कि अपना जैसे अपने कोई बिजनेस स्टार्ट करा है तो किस सोर्स से अपन को कितना पैसा यहाँ पे लेना है, उसका मतलब होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। देखिए जैसे मतलब अपना जो बिजनेस है उसमें टोटल कैपिटल को कितना चाहिए? 3000 करोड़ यहाँ पे अपन को टोटल पैसा चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए केस 1 में अपन ने पूरा 3000 करोड़ इक्विटी से मंगाया, या फिर उसकी जगह पे दूसरे केस में मान लेते हैं पूरा पैसा अपन ने मतलब आधा पैसा अपन ने इक्विटी से मंगाया और 50% पैसा अपन ने किससे? डेब्ट से मंगाया, मतलब आधा इक्विटी और आधा डेब्ट से मंगाया। या फिर तीसरे केस में अपन आधा इक्विटी से मंगाएंगे या फिर आधा प्रेफरेंस शेयर से मंगाएंगे। ठीक है, पहले केस में पूरा 3000 इक्विटी से मंगाएंगे, दूसरे केस में 1500 इक्विटी से मंगाएंगे और 1500 डेब्ट से मंगाएंगे, और तीसरे केस में 1500 इक्विटी से मंगाएंगे या फिर 1500 प्रेफरेंस शेयर से मंगाएंगे। ये वाला जो रेशियो है डिफर करता है और चेंज हो सकता है। ठीक है, हर केस में चेंज हो सकता है, सब कोई मतलब फिक्स रेशियो ऐसा नहीं रहता है। ठीक है, फिर दूसरा चलते हैं अपन यहाँ पे, ये समझ लेते हैं कि डिसाइड कैसे अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड होगा। इसके यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए सबसे पहले ये फॉर्मेट है अपना, मैंने इन 3 जो अपने ऊपर 3 केस यूज हुए हैं उसी का मैंने यूज किया है यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे। देखिए सबसे पहले अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? ईवीआईटी आ जाएगा, अर्निंग फॉर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये मतलब हर केस में अपना एक जैसा ही यहाँ पे रहेगा। उसमें से अपन इंटरेस्ट माइनस करेंगे, ओल्ड माइनस करेंगे, ठीक है, और न्यू इंटरेस्ट माइनस करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अपना कोई पुराना प्रोजेक्ट चल रहा था तो उसका अपना ओल्ड इंटरेस्ट हो जाएगा, और जैसे कोई नया प्रोजेक्ट आया उसमें अगर जैसे अपन ने कैपिटल में डिवेंचर्स यूज हो रहा है तो उसका इंटरेस्ट आएगा, तो यहाँ पे अपन नया इंटरेस्ट माइनस करेंगे। अभी एग्जाम्पल के लिए अपन पुराना केस ही लेके चलते हैं, इसमें ईवीआईटी तीनों केस में सेम रहने वाली है। और इंटरेस्ट 150 कैसे आया? देखिए जो अपना सेकंड केस में यहाँ पे डेप्थ थी 1500 और 10% डिवेंचर थे, तो 1500 इंटू 10%, तो अपना इंटरेस्ट कितना आ गया यहाँ पे? 150 करोड़। ठीक है, तो अपन ने 150 यहाँ से माइनस कर लिया, तो क्या आ गया? अपना इंटरेस्ट माइनस करा तो अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया। पहले केस में अपना 900 है, सेकंड केस में अपने इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो 750, और थर्ड केस में भी 900 है। फिर अपन ने टैक्स माइनस किया 30% तीनों केस में, तो अपना उसके बाद क्या आ गया? अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो फिर इसमें से हम प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे, तो पहले केस में अपना कोई भी प्रेफरेंस डिवेंचर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं था अपना, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स नहीं थे तो डिविडेंड भी नहीं रहेगा। पहले केस में नहीं था, दूसरे केस में कोई प्रेफरेंस शेयर्स नहीं थे तो इसमें भी डिविडेंड नहीं रहेगा। तीसरे केस में थे 1500 करोड़ के अपने पास प्रेफरेंस शेयर्स यहाँ पे थे, तो उसका डिविडेंड कितना आ जाएगा? 1500 करोड़ इंटू 10%, मतलब 150 करोड़ अपने यहाँ पे डिविडेंड आ जाएगा। तो तीसरे केस में अपन ने यहाँ पे डिविडेंड माइनस कर दिया, ये वाला अपन ने माइनस कर दिया। तो उसके बाद क्या आ गया? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब जो भी अर्निंग अवेलेबल रहेगी इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। फिर नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आएंगे? जैसे अपनी मान लीजिए इक्विटी यहाँ पे 3000 करोड़, तो मान के चलते हैं एक शेयर का प्राइस कितना है? 10
₹10 यहाँ पे, ठीक है। तो पहले केस में 300 करोड़ शेयर हो जाएंगे, सेकंड केस में डिवाइड करेंगे 10 से तो अपने 150 करोड़ शेयर हो जाएंगे, और थर्ड केस में भी अपने 150 करोड़ शेयर यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही अपन ने 300, 150 के शेयर डिवाइड कर लिया, तो अपना क्या आ गया यहाँ पे ईपीएस। ईपीएस अपना निकल के आ गया। वैसे अधिकतर केस में अपन को ईपीएस तक ही करने आएगा, मतलब पी रेशो और एमपी मतलब मार्केट पर शेयर अपन को यहाँ पे नहीं देख रहे थे, मतलब अपन को ईपीएस से ही यहाँ पे अपन को डिसाइड करना पड़ेगा। तो जिस भी अपना केस का ईपीएस ज्यादा आएगा वो प्रोजेक्ट अपन यहाँ पे डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, तो ईपीएस आ जाएगा। और अगर जैसे पी रेशो अपन को दिया है वहां से अपन का एमपीएस निकल के आएगा, इनटू करना है अपन को प्राइस अर्निंग रेशो से, तो अपना एमपीएस आएगा। अपना नोट क्या लिखेंगे यहाँ पे, पी रेशो का फॉर्मूला क्या रहता है, एमपीएस अपॉन ईपीएस, मतलब मार्केट प्राइस मार्केट पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। तो यहाँ से अपना क्या आ जाएगा, पी रेशो आ जाएगा, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर समझ लिया, क्या होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। अपन समझते हैं कंसेप्ट ऑफ ईवीआईटी। तो ईवीआईटी मैंने आपको बता दिया कि तीनों केस अपना सेम रहने वाला है, क्योंकि अपनी जो मतलब कैपिटल है कहीं से भी आए, चाहे इक्विटी से आए, चाहे डिवेंचर से आए, या फिर दोनों का मिला के आए, या फिर तीनों का अपना इक्विटी, डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर्स कहीं से मिला के अपना ईवीआईटी तो मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो सब सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तो अब देखिए अपन दूसरा यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ते हैं जिसमें कैलकुलेशन ऑफ ईवीआईटी एट न्यू लेवल। जैसे मान लीजिए क्या है कि अपन एक प्रोजेक्ट पहले ही चल रहा था 3000 करोड़ वाला, ठीक है। इसमें अपनी एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी थी, 3000 करोड़ थी। मैंने आपको अभी बताया कि अपन ने आधा आधा मतलब कहीं इक्विटी से लेके आए थे, या फिर इक्विटी और डिवेंचर से लेके आए थे, या फिर इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर से लेके आए थे। 3000 करोड़ थी, तो क्या हुआ उसमें अपनी ईवीआईटी थी 900 करोड़। मैंने आपको एग्जाम्पल में बता दिया। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ गया, कि 3000 करोड़ पे अपन को 900 का मतलब अर्निंग हो रही है, तो अपन का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या आएगा, 30%। 900 डिवाइड बाय 3000 तो कितना 30% यहाँ पे आ गया। अब मान के चलिए कि अपना पुराना प्रोजेक्ट तो चल ही रहा था, एक और नया प्रोजेक्ट आ गया, उसमें अपन को 1000 करोड़ का और अपन को कैपिटल चाहिए, ठीक है। तो एक्सपेंशन किया अपन ने 1000 करोड़ का, तो टोटल कैपिटल कितनी आ गई, 4000 करोड़। तो इस केस में अपन को ईवीआईटी कैसे निकलेगा, तो देखो इसके तो दो तरीके हैं। या तो आप कैसे निकाल सकते हैं कि देखिए ऐसे निकाल सकते हैं, 3000 करोड़ पे अपन ने 900 करोड़ कमाए, तो फिर 4000 करोड़ पे कितने कमाएंगे। तो यहाँ से आ जाएगा अपना 900 डिवाइड बाय 3000 इंटू 4000, तो यहाँ पे जाएगा अपना नया ईवीआईटी 1200 करोड़। या फिर कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का अपन को यहाँ पे फॉर्मूला जो अपना परसेंटेज आया वो अप्लाई कर देना है, तो आ जाएगा 4000 करोड़ इंटू 30%, तो भी अपना कितना आ जाएगा 4000 का 30% 1200 करोड़। दोनों मतलब ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है, लेकिन अपन को क्या रहेगा ईवीआईटी मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में अपन को कैलकुलेट खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप मतलब मैंने आपको समझा दी कि ऐसे कैलकुलेट करना है। ईवीआईटी हो सकता है आपको दिया रहे क्वेश्चन में, और अपन को न्यू ईवीआईटी वहां पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। कई कई क्वेश्चन क्या रहता है, एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको ईवीआईटी यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर आपने ईवीआईटी गलत कैलकुलेट करा तो हो सकता है आपका पूरा यहाँ पे आंसर ही गलत हो जाए, और हो सकता है 10 में से आपको सिर्फ 1 या 2 नंबर ही मिले, या फिर हो सकता है 0 नंबर ही यहाँ पे मिले। तो अपन को ये वाला यहाँ पे अच्छे समझ के चलना है, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे 2 पॉइंट समझ लिया। तीसरा पॉइंट समझ चलते हैं, इंडिफरेंस पॉइंट। तो क्या होता है इंडिफरेंस पॉइंट, इसमें देखिए 1 2 3 5 6 ये वाले क्वेश्चन इंडिफरेंस पॉइंट से ही रिलेटेड है। तो क्या होता है इंडिफरेंस पॉइंट, देखिए मैंने यहाँ पे आपको लिखा है ऐसा पॉइंट जहां पर दोनों प्लान का इक्वल ईपीएस आता है, ठीक है। मतलब प्लान ए है अपने पास और प्लान बी है, तो उनका दोनों का ईपीएस कितना आएगा, अपना एक जैसा ही आएगा। जैसे ईपीएस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईपीएस मतलब ईपीएस 1 इक्वल टू हो जाएगा ईपीएस 2, ठीक है। तो देखिए ये अपन ऊपर ही पढ़ क्या है, ये देखिए इसको सिर्फ अपन ने फॉर्मूला के जैसे लिख लिया है। प्लान ए में ईवीआईटी माइनस इंटरेस्ट, तो क्या आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो आ जाएगा अपना अर्निंग आफ्टर टैक्स। प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे तो आ जाएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। डिवाइड कर देंगे N1 मतलब इक्विटी शेयर से, तो अपना यहाँ पे ईपीएस आ जाएगा। तो ऐसे ही केस बी में करेंगे, ईवीआईटी माइनस इंटरेस्ट और इंटू कर देंगे 1 माइनस टैक्स से माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय N2। तो यहाँ पे क्या रहेगा, अपन को यहाँ पे अपन को सारी इंफॉर्मेशन दी रहेगी क्वेश्चन में, अपन को यहाँ पे ईवीआईटी निकालना पड़ेगा। और इस ईवीआईटी पे अपना क्या रहेगा, ईपीएस दोनों केस में सेम आएगा। अपन ने मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि मान लीजिए अपन ने
अगर इन दोनों केस को सॉल्व करा तो अपना ईवीआईटी कितना आया, जैसे इंटरेस्ट भी दिया रहेगा, टैक्स, प्रेफरेंस, डिविडेंड, अपने नंबर ऑफ शेयर सब दिए रहेंगे, तो अपना एक कॉमन ईवीआईटी यहाँ पे निकल के आएगा कितना, 2200 करोड़ रुपए। और इस 2200 करोड़ को किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट करेंगे तो एग्जाम्पल के लिए माना है कि 111 करोड़ यहाँ पे दोनों केस में ईपीएफ अपना आएगा। ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल है, कैलकुलेशन करके मैंने नहीं निकाला। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि इंडिफरेंस पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहां पर दोनों प्लान पर अपना ईपीएस सेम आता है। अब चलते अपना नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है अपना फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। तो क्या होता है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, ये अपना चौथा पॉइंट। तो एक ऐसा ईवीआईटी हो जहां पर अपना ईपीएस जीरो, मतलब अपना किसी भी केस में अपना एक ऐसा ईवीआईटी लेंगे जहां पे अपना ईपीएस जीरो हो जाए। ठीक है, जैसे मान के चलिए इसी केस में अपना यहाँ पे मान लीजिए 900 की जगह 1500 ईवीआईटी रहेगा, उस केस में अपना यहाँ पे जो ईपीएस आएगा वो जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स। तो इससे अपना क्या रहेगा, यहाँ से ईपीएस क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। तो डायग्राम फॉर इंडिफरेंस पॉइंट एंड फाइनेंशियल बीईपी मतलब ब्रेक इवन पॉइंट। तो इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, देखिए ईवीआईटी रहेगा, अपना ईवीआईटी रहेगा और यहाँ पे अपना रहेगा ईपीएस। तो देखिए अपना इंडिफरेंस ईवीआईटी कितना आया था, 2200 मैंने निकाला था ना, यहाँ पे इंडिफरेंस ईवीआईटी अपना 2200 आ गया था, और इंडिफरेंस ईपीएस कितना आया था, मतलब इस ईवीआईटी को इन इक्वेशन में रखेंगे तो अपना इंडिफरेंस ईपीएस आ जाएगा। तो इंडिफरेंस ईपीएस आया था अपना 111 करोड़। तो इंडिफरेंस लेवल क्या होगा, तो जहां पे अपना प्लान ए का फाइनेंशियल बीईपी अपना और प्लान बी का फाइनेंशियल बीईपी मीट होगा, वहीं पे अपना आएगा इंडिफरेंस लेवल। मतलब देखिए ये प्लान ए का फाइनेंशियल बीईपी ए जा रहा है और प्लान बी का फाइनेंशियल बीईपी जा रहा है, तो जिस पॉइंट पर ये मीट करेंगे उसको अपन बोलेंगे इंडिफरेंस लेवल। तो इस पॉइंट से इस वाले पॉइंट से ये वाला जो पॉइंट है इंडिफरेंस लेवल, इससे पहले अपना प्लान बी आ गया तो प्लान ए आ गया तो प्लान ए बेटर होगा, और इस पॉइंट के बाद में देखिए प्लान बी अपना आगे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लान बी अपना क्या हो जाएगा, बेटर होगा। ठीक है, मतलब पॉइंट से पहले प्लान ए बेटर होगा और प्लान बी के बाद में अपना ए वाला प्लान बी है वो आगे निकल रहा है, तो अपना प्लान बी यहाँ पे बेटर होगा। तो अपन ने यहाँ पे ये भी समझ लिया। बाकी अपन चलते हैं अब ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर अपन को मतलब क्वेश्चन में बता के चलेगा कि मतलब जैसे कि मान लीजिए 3 केस हैं। ठीक है, तो इस 3 केस में से मान लीजिए सी मतलब अपना थर्ड वाला केस ले लेते हैं कि 1500 इक्विटी है और 1500 प्रेफरेंस शेयर्स है। तो अपन को मतलब ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर यही रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा। अपन को 1500 इक्विटी लेना है, 1500 प्रेफरेंस शेयर ही लेना है, मतलब एक अपन को रेशियो बता देगा, वही अपना ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर यहाँ पे होगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रहेगा, तो अपन को यहाँ पे जो अपना कैपिटल रहेगी उसका अपन को वेट निकाल के इसकी जो कॉस्ट आएगी उससे अपन को इंटू करना पड़ेगा, उससे अपना वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा। जब अपन क्वेश्चन करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 11 तो मैं वही आपको और डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, आप एक पॉइंट और समझ लीजिए यहाँ पे कि ये देखिए ये जो न्यू वाला इंटरेस्ट वाला पॉइंट था ना, ये वाला ये कब आएगा, ये देखिए जो अपन ने एक न्यू प्रोजेक्ट आया 1000 करोड़ का, तो अपन को क्या करना है, यहाँ से 1000 करोड़ की और कैपिटल चाहिए। तो ये कैपिटल मान लीजिए 50% इक्विटी से आया और 50% डिवेंचर से आया। ठीक है, 50% आया अपना इक्विटी से और 50% आया अपना डिवेंचर से। ठीक है, तो इसमें इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 500 करोड़ हो जाएगा। 500 करोड़ पे इंटरेस्ट मान लीजिए अपना ये अपना 10% ही डिवेंचर है यहाँ पे। ठीक है, तो 500 करोड़ पे हो जाएगा अपना 10% मतलब 50 करोड़ का यहाँ पे इंटरेस्ट हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे अपना सेकंड वाले केस में, ठीक है, क्योंकि 50% डेब्ट था तो इसी केस में अपन यहाँ पे 50 करोड़ और इंटरेस्ट यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक है, आगे समझ में न्यू इंटरेस्ट क्या आएगा कि मतलब जब कोई नया प्रोजेक्ट आएगा उससे जो कैपिटल आएगी, अगर उसमें अपना कोई मान लीजिए डेप्ट है कोई, तो उसका इंटरेस्ट यहाँ पे मतलब न्यू इंटरेस्ट यहाँ पे आने वाला है। और अगर कोई नया वाला क्वेश्चन नहीं है तो ओल्ड इंटरेस्ट क्या है, कोई यहाँ पे बात ही नहीं है। ठीक है, तो अपन ने क्या किया यहाँ पे, अपन ने पोर्शन ए को पूरा यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो आइए यहाँ पे अपन पोर्शन बी अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए पोर्शन बी में क्या है, पोर्शन बी अपन को यहाँ पे थ्योरीज पढ़नी है। कौन कौन सी थ्योरीज पढ़नी है यहाँ पे, अपन को नेट इनकम अप्रोच पढ़नी है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच पढ़नी है, ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़नी है और एमएम अप्रोच पढ़नी है। एमएम अप्रोच में 2 रहेगा, एक विदाउट टैक्स रहेगा और एक अपनी टैक्स वाली यहाँ पे
रहेगी। ठीक है, देखिए अपन यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपको यहाँ पे सुनते चलना है। ठीक है, सबसे पहले वाली नेट इनकम अप्रोच है। तो देखिए थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले आप एक तो मेरी बात सुन लीजिए, छोटा सा अपन को यहाँ पे कुछ चीजें मालूम होनी चाहिए। जैसे कि जब कंपनी स्टार्ट होती है तो कंपनी स्टार्ट होने से पहले क्या होता है कि वो इक्विटी से ही स्टार्ट होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता जाता है अपन कि इक्विटी के कंपोनेंट को अपन कम करते जाते हैं और जो डेब्ट का कंपोनेंट है उसको अपन बढ़ाते जाते हैं, मतलब उधारी के पैसे को अपन बढ़ाते जाते हैं और इक्विटी के पैसे को अपन यहाँ पे कम करते जाते हैं। ठीक है, जिससे अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे कम होता है। देखिए अब नेट इनकम अप्रोच में क्या होता है, देखिए कि अपना यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट है वो अपना कांस्टेंट रहता है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट अपना लोअर रहता है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी अपना हायर रहता है। ठीक है, तो जैसे जैसे अपन यहाँ पे लेवरेज बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे अपन यहाँ पे उधारी का पैसा बढ़ाते जाएंगे तो जो अपनी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे, मतलब जो फर्म की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो अपनी यहाँ पे कम होती जाएगी। ठीक है, तो देखिए जैसे एज लेवरेजेस डेप्ट मतलब जैसे इंक्रीज करेंगे तो जो अपना केडी है वो अपना कांस्टेंट रहेगा, केई भी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन केई अपना हाई रहेगा केडी से। तो अपना क्या रहेगा, इससे जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है मतलब केओ वो अपनी फॉल करने लगेगी। तो उससे क्या होगा कि अपना जो वैल्यू ऑफ फर्म है, वैल्यू ऑफ फर्म उससे क्या होने लगी, राइजिंग होने लगी, मतलब जो अपना ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती जाएगी तो अपनी फर्म की वैल्यू यहाँ से बढ़ जाएगी। ये वाली अपनी, इसी को अपन बोलते हैं नेट इनकम अप्रोच। ठीक है, इसको अपन कैलकुलेट करना भी बाद में अपन सीखेंगे, पहले अपन सारी अप्रोच पढ़ लेते हैं। देखिए अब है अपना क्या नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ठीक है, तो क्या है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, इसमें क्या रहता है कि देखिए इसमें रहता है अपना जो केडी रहता है, केडी तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन केडी अपना यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा लेकिन की यहाँ से बढ़ने लगेगा। ऐसा क्यों कि देखिए जैसे जैसे कि अपन क्या करते हैं फर्म में अपन लेवरेज को बढ़ाते जाते हैं, मतलब जो अपना डेप्ट है मतलब कि उधारी का पैसा है उसको अपन यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे, तो जो अपने इक्विटी शेयर होल्डर रहेंगे मतलब की मतलब जो ओनर्स रहेंगे उनको क्या यहाँ पे खतरा होने लगेगा कि अब उधारी का पैसा बढ़ता जा रहा है, मतलब इनका पैसा यहाँ पे कम होता जाए, मतलब उधारी का पैसा बढ़ता जा रहा है। तो जब भी अगर जैसे कंपनी में कुछ खतरा होगा तो जो अपने डिवेंचर होल्डर रहेंगे वो अपना पैसा यहाँ से असेट को बेच के अपना पैसा ले लेंगे, लेकिन जो इक्विटी वाले रहेंगे उनको यहाँ पे खतरा रहेगा कि डेप्ट वाले पहले पैसा लेके चले जाएंगे, तो यहाँ पे रिस्क बढ़ता है। तो जैसे ही रिस्क बढ़ेगा तो यहाँ पे अपना केई भी बढ़ जाएगा, लेकिन अपना यहाँ पे क्या होगा कि अपना केडी तो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, केई बढ़ेगा तो अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। देखिए केडी इज कांस्टेंट, केडी अपना कांस्टेंट रहेगा, केई अपना इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन अपना केई तो ऊपर रहेगा केडी से। ठीक है, तो अपना जो क्यू रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, क्यू कांस्टेंट रहेगा तो अपना वैल्यू ऑफ फर्म क्या रहेगी, वैल्यू ऑफ फर्म भी अपनी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी। सो वैल्यू ऑफ फर्म विल कांस्टेंट, तो अपना क्यू भी कांस्टेंट रहेगा और वैल्यू ऑफ फर्म भी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, ये अपना एनओआई अप्रोच थी। अब अपनी ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, देखिए ट्रेडिशनल अप्रोच है यहाँ पे अपनी, देखिए कि ट्रेडिशनल अप्रोच स्टार्टिंग में तो अपनी इस वाली अप्रोच की जैसे रहती है, नेट इनकम अप्रोच की जैसे ही रहती है। कि सबसे पहले क्या होता है अपनी कि देखिए जो अपना केडी है, केडी अपना कांस्टेंट रहता है और केई भी अपना यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और क्यू अपना फॉल कर रहा होता है, मतलब किस जैसा, अपना नेट इनकम अप्रोच के जैसा है। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है, एक पॉइंट के बाद में क्या होता है कि केडी अपना यहाँ से इंक्रीज करने लगता है और केई भी अपना इंक्रीज करने लगता है, जिससे क्या होता है अपना ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी यहाँ से बढ़ जाती है। ठीक है, देखिए केडी अपना यहाँ पे क्या रहता है, केडी यहाँ पे अपना कांस्टेंट रहता है, लेकिन एक टाइम के बाद में यहाँ पे इनिशियली इंक्रीज हो जाता है। ऐसे ही केई भी कांस्टेंट रहता है, लेकिन इनिशियली क्या हो जाता है, एक पॉइंट के बाद वो भी इंक्रीज हो जाता है, तो अपने यहाँ पे क्यू फॉल करने लगती है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन देखिए एक जो ये वाला जो अपना पॉइंट रहता है यहाँ पे, इस पॉइंट को बोलते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इस पॉइंट पे क्या रहता है, जो फर्म की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहती है वो सबसे कम रहती है, इस पॉइंट पर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे अपनी कम होती है। ठीक है ना, मतलब अगर इस पॉइंट पे अपन रहेंगे तो अपन को फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे यहाँ पे कम रहेगी। ठीक है, तो अपन ने 3 अप्रोच यहाँ पे देख ली हैं। अपन चलते हैं एमएम अप्रोच की तरफ। तो एक तो विदाउट टैक्स है और एक विद टैक्स है। तो विदाउट टैक्स में क्या रहेगा यहाँ पे, देखिए कि यहाँ पे क्या रहेगा, ये किसकी जैसी रहती है, सेम सेकंड की जैसे रहती है, मतलब नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की जैसे रहती है। क्या रहता है इसमें कि अपना केडी यहाँ पे रहेगा कांस्टेंट, केडी यहाँ पे अपना रहेगा कांस्टेंट,
और के यहाँ पे अपना बढ़ेगा, तो जो अपना ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो अपना कांस्टेंट यहाँ पे रहेगा। ठीक है, के डी इज कांस्टेंट, के इज राइज, क्यू अपना कांस्टेंट रहेगा, इससे वैल्यू ऑफ फर्म अपनी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे क्या होता है कि अपना के डी यहाँ पे बढ़ता है और के अपना कम होता है, सॉरी अपना यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ जो अपनी क्या रहती है, वैल्यू ऑफ डेब्ट यहाँ पे अपनी बढ़ती जाएगी और वैल्यू ऑफ इक्विटी अपनी कम होती जाएगी, तो वैल्यू ऑफ फर्म अपनी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को एक फॉर्मूला यहाँ पे याद करना है, कौन सा वाला फॉर्मूला है, के वाला, ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक सही अपना यहाँ पे अगर एमएम अप्रोच आ गया विदाउट टैक्स तो अपन को ये वाला फॉर्मूला यहाँ से कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो क्या रहेगा इसका फॉर्मूला, के इक्वल टू क्यू मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस डेप्ट अपॉन इक्विटी रहेगा और ब्रैकेट में रहेगा क्यू माइनस के डी। तो जब अपन फॉर्मूला लाएंगे तो उससे अपन के कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, अपन चलते विद टैक्स की तरफ। तो क्या हुआ कि जो एमएम थे उनको कुछ टाइम बाद यहाँ पे याद आया कि अरे डेप्ट पे क्या होता है, डेप्ट अगर अपन लेते हैं तो इंटरेस्ट पे अपना टैक्स क्या होता है, इंटरेस्ट पे अपना टैक्स बचता है। ठीक है, तो उन्होंने बाद में बिट टैक्स वाला फॉर्मूला भी अपन को यहाँ पे दिया, जैसे जैसे डेप्ट इंक्रीज होगी इंटरेस्ट पर टैक्स अपना सेव होगा, इसलिए फंड की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, इंटरेस्ट पे अपना टैक्स सेव हो जाएगा और अपनी जो अपनी फंड की वैल्यू रहेगी वो इंक्रीज रहेगी। इसमें क्या फॉर्मूला रहेगा कि देखिए जो अपनी वैल्यू ऑफ लिवरेज फर्म कैसे निकलेगी, यहाँ पे वैल्यू ऑफ लिवरेज फर्म मतलब वैल्यू ऑफ लिवरेज मतलब जिसके पास डेप्ट है, तो जो वैल्यू ऑफ अनलिवरेज फर्म रहेगी मतलब जिसके पास यहाँ पे डेप्ट नहीं है, वो प्लस डेप्ट और इनटू टैक्स रेट, तो जो भी वैल्यू आएगी वो अपनी आ जाएगी वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म। ठीक है, तो अपन यहाँ पे चारों मेथड यहाँ पे अपन ने पढ़ ली, लेकिन अब अपन को यहाँ पे समझना है कि नेट इनकम अप्रोच को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे इसका क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन इन एनआई अप्रोच, तो क्या रहेगा इसमें अपन को की यहाँ पे गिवन रहेगा, कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, के अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कैलकुलेट क्या करेंगे अपन, नेट इनकम, इसका नाम ही है नेट इनकम अप्रोच, मतलब अपन को कैलकुलेट क्या करना है, नेट इनकम। नेट इनकम मतलब अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो अपन को यहाँ पे ईवीआईटी गिवन रहेगा, उसमें से अपन इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो इंटरेस्ट बिफोर टैक्स आ जाएगा, फिर माइनस कर देंगे टैक्स तो अपना आ जाएगा नेट इनकम यानी कि अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। फिर स्टेप 2 में क्या करना है, कैलकुलेट करेंगे अपन वैल्यू ऑफ इक्विटी। ठीक है, तो अपन यहाँ पे अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अपन ने ऊपर कैलकुलेट कर लिया, अब के अपन को गिवन रहेगा तो यहाँ से अपना वैल्यू ऑफ इक्विटी यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, फिर तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, अपन को फाइंड करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ फंड, तो यहाँ से अपन को वैल्यू ऑफ इक्विटी अपन ने ऊपर निकाल लिया, वैल्यू ऑफ डेप्ट अपन को यहाँ पे देके रखेगा तो यहाँ से अपना वैल्यू ऑफ फंड आ जाएगा। ठीक है, फिर स्टेप 4 में क्या करना है कि अपन को कैलकुलेट करना है क्यू मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपन को यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो कैसे आएगा, ईवीआईटी अपन को यहाँ पे गिवन रहेगा, वैल्यू फॉर अपन ने यहाँ से निकाल लिया तो क्यू अपन यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है, जब अपन यहाँ पर मतलब जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आती। तो अपन को ये 4 स्टेप यहाँ पे फॉलो करेंगे। सबसे पहले अपन मतलब अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर यहाँ पे अपन कैलकुलेट करेंगे, फिर अपना वैल्यू ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करेंगे, फिर वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म से अपना ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ से अपना क्यू निकल आएगा। ठीक है, फिर चलते हैं सेकंड अप्रोच में, कौन सी, नेट ऑपरेटिंग अप्रोच। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए इसमें अपन को केओ गिवन रहेगा, मतलब जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपन को गिवन रहेगा, यहाँ पे अपन को के ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ फर्म, तो ईवीआईटी अपन को गिवन रहेगा। ठीक है, और क्यू भी अपन को गिवन रहेगा, तो इससे अपन वैल्यू ऑफ फर्म निकल आएगा। फिर इसके बाद अपन वैल्यू ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करेंगे, कैसे, अपन वैल्यू ऑफ फर्म ऊपर कैलकुलेट कर लिया, वैल्यू ऑफ डेब्ट दिया रहेगा तो इसमें से अपन ये माइनस कर देंगे, वैल्यू ऑफ फर्म में से इस साइड आकर वैल्यू ऑफ डेब्ट माइनस हो जाएगा तो वैल्यू ऑफ इक्विटी यहाँ से निकल आएगा। फिर थर्ड स्टेप में अपन को अर्निंग अवेलेबल मतलब नेट इनकम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ईवीआईटी पता है, इंटरेस्ट दिया रहेगा तो माइनस कर देंगे, ईवीटी आ जाएगा, टैक्स माइनस करेंगे तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा। फिर यहाँ से अपन के कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे करेंगे, ये अपन ने ऊपर कैलकुलेट कर ही लिया है, ये अपन ने भी अपन को वैल्यू ऑफ इक्विटी पता ही है, यहाँ पे ये अपन ने सेकंड स्टेप में कैलकुलेट करा तो यहाँ से अपनी के ही निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो बहुत जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी, आसानी से अपन कर लेंगे। ठीक है, मैंने ऊपर से आपको मतलब ऊपर नहीं, मैंने आपको इसकी एक डीप अंडरस्टैंडिंग ही दे दी और आपको यहाँ पे बता भी दिया कैसे क्या कैलकुलेट करनी है, स्टेप पेपर ने बता दी। ठीक है, अपना एक और कंसेप्ट यहाँ पे बचता है पोर्शन सी में, आर्बिट्रेज,
जो कि अपन क्या करेंगे, जो कि अपन जब इसका क्वेश्चन करेंगे जब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अभी इसको क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाएगा तो अपन क्वेश्चन करेंगे, उसी क्वेश्चन में अपन इसको आर्बिट्रेज को समझ लेंगे। तो यहाँ पे अपन ने क्या करा, मोटे मोटे सभी कंसेप्ट को यहाँ पे अपन ने समझ लिया है। पोर्शन ए में अपन ने 6 कंसेप्ट समझे, पोर्शन बी में अपन ने थ्योरीज को समझ लिया, और अपन ने इसको मतलब इसको डायग्राम के द्वारा भी समझ लिया क्या कैसा यहाँ पे होता है। ठीक है, तो अपने एक मेथड बची आर्बिट्रेज, वो अपन क्वेश्चन करेंगे तभी इसके साथ इसको समझ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने कंसेप्ट हो गए हैं पूरे। अब जब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तो अपन इलस्ट्रेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जब तक आप अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।